स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जब कभी भी इंसान ने आसमान की तरफ इन चांद और सितारों को देखा होगा तो उसके ज़हन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये सब कुछ कहाँ से आया है, किसने इन तमाम सितारों और इस चांद को पैदा किया है। और इंसान की ये तलाश आज नहीं और ना ही 100 साल और 200 साल पुरानी है, बल्कि चांद और सितारों और स्पेस के बारे में इंसान की ये तलाश और इंसान के जानने की ये जो कोशिश है ये हजारों साल पुरानी है। और अंदाजे के मुताबिक जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है वो अराउंड 3000 BC के दौर के हैं। और उस वक्त के इंसानों ने अपने ही कुछ तरीके डेवलप कर दिए थे ताकि वो स्पेस के बारे में जान सके और इन प्लैनेट्स और इन स्टार्स को समझ सके। लेकिन अगर स्पेस के बारे में एडवांस रिसर्च और इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो ये दौर अराउंड अर्ली 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जब गैलीलियो ने दुनिया का पहला टेलीस्कोप इजाद किया जिसके जरिए अर्थ के मून को देखा जा सकता था। इसके अलावा मून के ऊपर जो क्रेटर्स मौजूद थे उनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता था। इसके अलावा जुपिटर के मून्स और सैटर्न के रिंग्स को भी देखा जा सकता था। और इसी तरह फिर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम एडवांसमेंट आती रही। 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी और फिर 20th सेंचुरी में इंसानों ने अपनी पूरी कोशिश की कि स्पेस में मौजूद जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन हासिल किया जाए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में कुछ कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये मुकाबला करते थे कि कौन स्पेस को कितना ज्यादा और कितना जल्दी एक्सप्लोर करेगा। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप या फिर इन सब के अलावा इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो स्पेस को एक्सप्लोर करने के इस रेस में आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जितनी कंट्रीज को भी मैंने मेंशन किया ये तमाम कंट्रीज हर साल अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है। अगर मैं आप लोगों को एक एस्टिमेटेड नंबर बताऊं तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हर साल तकरीबन $25 बिलियन खर्च करती है अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पर। इसके अलावा चाइना अराउंड $12 बिलियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अराउंड 7.2 बिलियन यूरोस और इन तमाम कंट्रीज के अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी हर साल $2.3 बिलियन खर्च करती है स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पर। स्पेस रिसर्च को छोड़कर दुनिया में ग्लोबल लेवल के और भी तो बहुत ज्यादा इश्यूज है जिनको हल करना इंतहाई जरूरी है, जैसे पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल पैंडेमिक्स, इसके अलावा इकोसिस्टम जो इतनी बुरी तरह से डैमेज हो रहा है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। ये तमाम इश्यूज हल करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे ह्यूमन सर्वाइवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। फिर अगर इंडिया जैसे कंट्री का एग्जाम्पल लिया जाए तो वहां पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन तमाम प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम कंट्रीज क्यों हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पर और सैटेलाइट्स पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि ये तमाम स्पेस एजेंसीज जितने भी सैटेलाइट्स खला में भेजती है उन्हें एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा जाता है। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिन्हें कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इन्हें यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ के ओशंस को ऑब्जर्व करने के लिए और इसके अलावा वेदर को मॉनिटर करने के लिए इन तमाम सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा फिर आते हैं साइंटिफिक सैटेलाइट्स जिन्हें यूज किया जाता है स्पेस में मौजूद और प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए, गैलेक्सीज के बारे में और डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए इन तमाम सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। अब ये तमाम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्पेस रिसर्च को इतना ज्यादा अहमियत देते हैं, उनमें से पहला रीजन है टू नो अबाउट द यूनिवर्स। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इंसान अपने इर्द गिर्द के चीजों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इन तमाम चीजों को किसने बनाया और इनके बनाने का मकसद क्या है। इसलिए इंसान स्पेस रिसर्च को इतना ज्यादा अहमियत इस वजह से दे रहा है ताकि वो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जान सके और ये जान सके कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आखिर किस तरह आई है। प्लेनेट अर्थ के अलावा क्या और भी प्लैनेट्स है, क्या वहां पर कोई और भी रहता है या और कितनी गैलेक्सीज है। इन तमाम बातों की वजह से ये सारे मिशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हबल टेलीस्कोप हो गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया। इसके अलावा सन को भी ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स भेजे गए, मून मिशन, मार्स मिशन, जिनका सिर्फ यही काम होता है कि अपनी गैलेक्सी के बारे में और इसके अलावा स्पेस के बारे में जाना जा सके कि वहां पर आखिर और कितना कुछ है। दूसरा सबसे
بڑا ریزن جس کی وجہ سے اسپیس ریسرچ کو اتنا زیادہ اہمیت دیا جاتا ہے اور ہر ایک کنٹری اسپیس ریس میں آگے جانے کی کوشش کرتی ہے وہ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل انفلوئنس، جس کو آپ لوگ کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں دوستوں کہ جب بھی کوئی کنٹری اپنا کوئی سیٹلائٹ لانچ کرتی ہے کسی اسپیشل پرپس کے لیے تو اس سیٹلائٹ کے سروسز کو آل اوور دا ورلڈ باقی کنٹریز بھی ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی یوز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کنٹریز تو کولیبریشن کر کے بھی ایک دوسرے کے سیٹلائٹ اور اسپیس ٹیکنالوجی کو اپنے پرپسز کے لیے استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کنٹری کا پورے ورلڈ میں ایک انٹرنیشنل انفلوئنس اور ریپوٹیشن بنا رہتا ہے۔ تیسرا بڑا ریزن ہے دوستو ٹیکنالوجیکل اینڈ اکنامک بینیفٹس، اور یہ دوستو ہمارے کوسچن کے ساتھ بھی کافی ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ کنٹریز اتنا زیادہ پیسہ اسپیس ریسرچ پر خرچ کرتی ہے تو کیا یہ ان پروجیکٹس سے کچھ ارن بھی کرتے ہیں یا نہیں، کیا ان کے اکانومی کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے یا نہیں، تو یہ پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ان تمام پروجیکٹ سے ٹائم ٹو ٹائم ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی ہے، جس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ہم اسپیس کو آبزرو کرتے تھے تو ہم زمین پر موجود ٹیلیسکوپس کا یوز کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہبل ٹیلیسکوپ آیا جو اسپیس میں موجود ہو کر اسپیس کو ایکسپلور کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی ایڈوانس جیمز ویب ٹیلیسکوپ آیا۔ ان تمام ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس کے ہارڈ ویئرز اور سافٹ ویئرز کو مختلف کمپنیز ڈیولپ کرتی ہے، اور وہ کمپنیز ہر سال ہزاروں لوگوں کو جابس پرووائڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمپنیز اپنے کنٹری کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم ان سیٹلائٹس کے سروسز کو یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی اس کنٹری کے اکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم انٹرنیٹ کمیونیکیشن سروس یوز کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ہم ویدر کے بارے میں جانتے ہیں، تو جب ہم یہ سروسز یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کنٹری کے اکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے جس نے ان سیٹلائٹس کو لانچ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پلانیٹری ڈیفنس بھی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے مشنز دیکھنے کو ملے ہیں جو صرف اس وجہ سے کیے گئے تھے تاکہ پلانیٹ ارتھ کو ڈیفینڈ کیا جا سکے نیئر ارتھ آبجیکٹس جیسے کہ ایسٹرائڈز اور کومیٹس وغیرہ سے ارتھ کو ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے ناسا کا ہی ایک مشن تھا جس کا نام تھا ڈارٹ مشن۔ ڈارٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ۔ اس مشن میں ناسا نے ایک اسپیس کرافٹ کو ایک ایسٹرائڈ پر کریش کیا تھا تاکہ یہ آبزرو کیا جا سکے کہ اس ایسٹرائڈ کو کتنا ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے اپنے آربٹ سے۔ اس طرح کے مشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر فیوچر میں کوئی ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف آ رہا ہو تو اس کو اپنے آربٹ سے ڈیویٹ کر کے ارتھ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ یہ جتنے بھی ریزنز میں نے آپ کو بتایا دوستو، ان کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے بیچ ایک اسپیس ریس چل رہی ہے، جس میں ہر ایک کنٹری پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس ریس میں آگے رہے۔ اسی لیے یہ تمام کنٹریز اپنے اسپیس انڈسٹریز پر بلینز آف ڈالرز ہر سال خرچ کرتی ہیں۔ اب ان کو انہی انڈسٹریز سے ڈائریکٹلی کوئی ریونیو نہیں ملتا، لیکن انہی آرگنائزیشنز کے سروسز اور ٹیکنالوجیز کو جب پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے تو انہی کنٹریز کے اکانومی کو انڈائریکٹلی فائدہ پہنچتا، اور ہر ایک کنٹری کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اسپیس انڈسٹری کے ذریعے ہیومنز کو ہر طرح سے بینیفٹ دیا جا سکے۔